दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में प्रेमजीत जी, हमने बात की थी धन एक बुराई क्यों है। और जी और आपने उसमें बताया था कि जो मुद्रा है वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे विनिमय के फॉर्म में हो, चाहे वर्चुअल मनी हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो वो बैलेंस नहीं क्रिएट करती। उसको अगर हम माध्यम बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं बरकरार रहेंगी, जो चल रही हैं, जो समस्याएं हैं। आपने बताया कि श्रम और वस्तुओं का मूल्यांकन कदापि नहीं होना चाहिए। और लास्ट एपिसोड हमने इस प्रश्न पे छोड़ा था कि यदि धन नहीं तो फिर क्या। तो प्रेमजीत जी, आपका स्वागत करते हैं यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के इस मंच पे। और हम जी अपना इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि धन नहीं तो फिर क्या। जी बिल्कुल। पिछली बार ये भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कई सारे संगठन हैं जो इन बात को मानते हैं कि मनी नहीं होना चाहिए, मनी मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कैसे करें। तो उनको छोटा सा वो समझ में आता है कि छोटे छोटे समूह वो बनाए कम्यून टाइप के, और वहाँ सब जो भी कुछ प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो इकट्ठा एक जगह रखें और जिसको जो चाहिए ले लें। इतना उनको समझ में आता है। उनको ये नहीं समझ में आता कि इसको बड़े लेवल पर कैसे किया जाए। छोटे लेवल पर तो समझ में आता है, जैसे एक परिवार के लेवल पर तो चलता ही है, अभी भी चलता है। वहां एक आदमी लाके खरीद के रख देता है और सब जिसको जो चाहिए लेते रहते हैं, जो भी है ना। परिवार के लेवल पर तो अभी भी ये कॉन्सेप्ट चलता ही है, चल रहा है। मतलब सदियों से चल रहा है। हम्म। इन्होंने बस थोड़ा सा क्या सोचा कि थोड़ा सा कम्युनिटी कर दिया, मतलब कोई ठीक है 200-400 लोगों तक। और 200-400 लोगों में भी दिक्कत आती है, क्योंकि 200-400 लोगों में सब कुछ तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता। हम्म। दूसरा ये है कि किनको क्या सब्जी पसंद है, किनको क्या चीज पसंद है, वो संभव नहीं होता, क्योंकि इनका जो खाना है वो कॉमन हो जाता है, जैसे बारात में कॉमन होता है। हाँ। और वहाँ सभी प्रकार का खाना बनता नहीं, क्योंकि 200-400 लोगों में सभी प्रकार की चीजें प्रोड्यूस होती नहीं, हो नहीं सकती। हम्म। उसके लिए तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था चाहिए कि आप बहुत दूर दूर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ताकि जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता वो बाहर से आ जाए, जो उनके यहाँ पैदा नहीं होता हमारे यहाँ से चला जाए, मतलब। तो वो छोटे छोटे कम्युन में ये संभव नहीं हो पाता, और अगर इसको वो करने की कोशिश करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी सोचती है कि हम ज्यादा क्यों दें, और वो फिर वही मूल्यांकन पे बात आ जाती है कि हम ज्यादा क्यों दें, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई ऐसी कम्युनिटी हो जो बहुत थोड़ा प्रोड्यूस कर रही हो, ये भी संभव है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इन कई लोगों ने, जैसे ओरोविल है, जैसे और है, हालांकि ओरोविल और वो तो बिना मूल्यांकन वाली नहीं है, वो उनका मूल्यांकन करने का ढंग है थोड़ा अलग है, पर है मूल्यांकन दोनों का ही, आनंदी वालों का भी उनका भी। लेकिन कुछ एक ऐसी हुई है सोच समझ, जैसे ओशो ने थोड़ा बहुत सोचा इस बारे में, हालांकि वो तो कर नहीं पाए, क्योंकि तो उनको टाइम भी नहीं मिला। वो क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा उलझ गए, और इसी में उन्हें वहां से रोल बैक करके वापस आना पड़ा उनको। उन्होंने वहां से भगा दिया, उनको समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्या है, और ये समझा भी नहीं सकते उन्हें। हम्म। बल्कि इनके और जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, जो बाकी लोग हैं, उनके बीच में मिसट्रस्ट पैदा हो गया, जिसे ये जिसे ये फिल नहीं कर पाए, जिसे समझा नहीं पाए कि भाई ये जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये पूरी जाति के लिए है, खाली कुछ लोगों के लिए नहीं है। और बस वो उस तरह से सब ऐसा हुआ कि हो, एक तो कॉन्सेप्ट में ही बहुत ज्यादा जान नहीं थी, ऊपर से उसको भी ये ठीक से वहां पेश नहीं कर पाए, रख नहीं पाए। तो यही हालात जो है लगभग हर उस तरह के हैं। विनस प्रोजेक्ट था, तो वो भी बोलता था कि भाई कोई जो है मनी नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, और जो है सबको सब कुछ मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, मगर कैसे मिले इस बात को वो ठीक से रख नहीं पाया। वो ये रख रहा था कि हम एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो सबको मैनेज करेगा। अरे लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे, वहां तक कैसे पहुंचेंगे। और तब तो सॉफ्टवेयर भी उतने अपडेट नहीं थे, जबकि बात है ये सन 60 की बात है, 60-70 की बात है, उतना कंप्यूटर उतना सब अपडेट भी नहीं था। आज भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो सोच रहे थे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। मशीनें
आदमी को नहीं रेगुलाइज कर सकती, तो वहां पे वही प्रॉब्लम थी कि वो लोगों को ठीक से जान समझ नहीं रहे थे। फिर ये बात भी हम लोगों ने की थी लास्ट में कि ये सब क्यों वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें इसका। तो उसमें सबसे बड़ा जो रूट कॉज है वो ये है कि वो चेतना को, ये जो चेतन है, ये जो मैं और आप जिसको मैं बोलते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को, इसको ठीक से जानते नहीं, जाना नहीं पीछे के लोगों ने ठीक से। चेतना, कॉन्शियसनेस जो हम हैं। कॉन्शियसनेस को, जो हम हैं, हम क्या हैं, क्यों हैं, क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कैसे व्यवहारित होते हैं, क्यों व्यवहारित होते हैं, किन परिस्थितियों में कैसे हम संचालित होते हैं, ये सब कुछ जो ये आत्मा के बारे में पूरा, इसको एक शब्द में बोले तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो वो उनको नहीं, उनको थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली, थोड़ा बहुत बाहर से देख देख के जो थोड़ा बहुत समझ में आया, उस आधार से उन लोगों ने करने की कोशिश की, जो कि नहीं हुआ और नहीं हो सकता है। होगा भी तो उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो वो चाह रहे हैं कि रिजल्ट आए, तो और ऐसा अब तक हुआ भी नहीं है। तो एक तो ये आदमी वो स्पिरिचुअलिटी का जानकार होना चाहिए, माने उसे ये सब पता होना चाहिए। फिर दूसरा, दूसरे विषयों का भी जानकार होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का जानकार होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम का जानकार होना चाहिए, माने जो पूरी व्यवस्था में जितने भी सारे अंग होते हैं उन सब का जानकार होना चाहिए। अब ये नहीं हो पा रहा था। कोई थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल था तो इकोनॉमिक्स नहीं जानता था, पॉलिटिक्स नहीं जानता था, फैमिली मॉडल, सोशल मॉडल नहीं जानता था, है ना। ये कोई ना कोई कमी चली आती रही, तो कभी ये कुछ हुआ नहीं। अब मेरे रूप में ये संभव हुआ है कि मुझे इन सभी विषयों की, जितने भी विषयों की जरूरत कोई भी व्यवस्था को बनाने के लिए होती है, कोई भी व्यवस्था की संरचना को बनाने के लिए होती है, वो सब फुलफिल हो पाई। मुझे सारे ही विषयों में बड़ा ही इंटरेस्ट है। मतलब कुछ भी मेरे सामने कुछ भी हो रहा हो, वो चाहे टेक्निकली हो, चाहे साइंटिफिकली हो, चाहे थिंकफुल हो, चाहे कोई भी ढंग से हो, मुझे उसे देख के और उसे सीखने में बड़ी रुचि रहती है, बड़ा मजा आता है मुझे। मेरे सामने कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरे सामने कोई एक हीटर की कॉइल भी कर रहा हो, तो ये सब चीजें मैंने ऐसे ही सीखी हैं। इनकी कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत सारा आता है, छोटा 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 इतना सारा आता है कि उसकी भी इतनी मोटी किताब बन जाएगी अगर मैं उस सारा लिखूं के मुझे क्या क्या चीजें आती, चाहे वो इलेक्ट्रिक की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, बहुत सारी चीजें आती हैं। और ये सब बस देख देख कर ही, जो भी मेरे चारों तरफ होता रहता है, मुझे देख के, उसे ऑब्जर्व करके और सीखने में, और फिर जब भी मौका मिले उसे करने में बहुत मजा आता है। मतलब ये मेरा इंटरेस्ट है। रंजित जी, यहाँ एक प्रश्न था, मैं करना चाहूंगी। जी जैसा आपने जी बताया कि एक तो ये संभावना कम होती है कि एक व्यक्ति को सभी चीजों का ज्ञान हो, सभी जी चीजों का, मतलब उसको इकोनॉमिक्स भी आता हो, उसको साइंस भी आता हो, उसको हिस्ट्री भी आता हो, टेक्नोलॉजी से भी वो प्रोग्रेसिव हो। उसके अलावा आपने एक बात बोली कि कॉन्शियसनेस की, आध्यात्मिक लेवल पे कॉन्शियसनेस की, यानी कि जिसकी मैं, अहंकार, या हम जो इंसान है यहाँ पे, उसकी हम्म, समझ होना बहुत जरूरी है। तो जी तो अगर, मतलब अगर किसी व्यक्ति को कॉन्शियसनेस की समझ हो और बाकी चीजों की समझ ना हो, तो क्या संभावना बनती है कि ऐसी कोई व्यवस्था उसने कभी लाने की का प्रयत्न किया हो, अगर वो कॉन्शियसनेस को समझ रहा हो? हाँ, तो कोशिश तो की ना, जैसे ओशो ने की, मगर वो इकोनॉमिक्स नहीं हाँ। समझते थे, पॉलिटिक्स हाँ नहीं तो मैं समझते थे। हाँ वो तो मैं बहुत यही पे बोलते आ थे रही उन थी। पर, लेकिन वो समझते नहीं जी, थे। मेरा प्रश्न ओशो पे ही आता है कि उनको कॉन्शियसनेस की समझ थी, जो भी, मतलब जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत, कॉन्शियसनेस पे हल्की हाँ फुल्की। दिया। हाँ, अभी आपका जीवन दर्शन के आगे तो वो हल्की फुल्की ही लगती है, लेकिन ओशो को अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का ज्ञानी जी माना जाता था। तो जब उन्होंने ओरेगन का जो ये प्रोजेक्ट रखा था, ओरेगन में जो ये उन्होंने वहां पर करेंसी भी चलाने की कोशिश की, वही 400-500 लोगों को लेकर, और संभवतः वहां जितने लोग थे वो सारे एलीट क्लास के थे, सारे पैसे जी वाले लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने उस कम्यून को बनाया, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा बहुत सारे कारणों की वजह से। एक तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी चले गए, प्लस उन्होंने जी खुद का ही एक पैरेलल गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप करने की कोशिश की। तो मतलब ये जी छोटा मोटा जो प्रयास है ये देखने में आया था, लेकिन वहां भी कॉन्शियसनेस की समझ होती तो वहां ये कैटेगरी नहीं बनती कि सिर्फ एलिट क्लास ही इन्वॉल्व होता, है ना। वहां तो नहीं, सारे। वो जी।
वो भी है, अगर उन्हें कॉन्शियस की समझ होती तो उन्हें पता होता ना कि जो सरकार में लोग बैठे हैं या जो पोप लोग हैं, मतलब जो वहाँ का रिलीजन है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये उनको मालूम होना चाहिए था। अगर हाँ उन्हें बिल्कुल। कॉन्शियस की समझ होती कि कहाँ पे जो कॉन्शियस है कहाँ बैठी है, किस स्थिति में बैठी है, क्या परिस्थिति है उसकी, उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, वो निकालते। और ये सब चीजें निकाल के फिर ये प्रयास करते। एक एक तो ये बहुत बड़ी गलती है दुनिया में। लोग अभी भी आप देखेंगे, यहाँ भी कई सारी पार्टी बनती है, उनको पूछो कि भाई आपके पास कोई कोई रोड मैप है क्या, जो आप करना चाहते हो, जो बोल रहे हो आप मैनिफेस्टो में, ये करोगे कैसे, आपको तो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जब हम शासन में आ जाएंगे तो सोच लेंगे, कर देंगे। अरे भाई जो काम पहले करना चाहिए वो आप बाद में करने के लिए बोल रहे हो। हम्म। आप लोगों को कन्विंस कैसे करोगे, खाली ये बोल के कि हम सारी गरीबी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे सब बोलते हैं वही वाला, वही ढाक के तीन पात, और फिर आगे बैठ जाओगे, फिर आप खुद भी वही सब करने लगोगे जो बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे और दूसरा आप कर ही नहीं सकते, मौजूदा स्थितियों में संभव ही नहीं है। या तो पहले पूरी व्यवस्था बदलो तब आप करोगे। तो यही हालात ओशो जैसे आदमी के भी, कि वो भी जो है, वो जब समस्याएं आती जा रही हैं तो तब सोच रहे हैं कि अब राइफलमैन रख लो, अब ये रख लो, अब उनसे लड़ लो, अभी वकील कर लो, अब ये। अब उनको नहीं समझती कि उस लेवल पर वकील नहीं चलते हैं भाई, सरकारी लेवल पर वकील चलते हैं क्या, वो चाहे कोई लोकतंत्र की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी हो, जहां सरकार दूसरा पक्ष है, जहां एक कम्युनिटी का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो एक पक्ष है, वहां वहां लॉयर चलते हैं क्या, वहां कोर्ट चलती है क्या? क्या कोई भी कोर्ट किसी राष्ट्र से या वहां के जो भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है उनसे बाहर जा सकती है क्या, संभव है क्या? नहीं होता है ये। हम्म। ये तो किसी प्रेम रेयर जी। केस में पॉसिबल होता है, वो भी जब जनता अगर अगेंस्ट हो सरकार के, तब पॉसिबल होता है। जनता अगेंस्ट हो सरकार के, और जो जज हैं, जो कोर्ट है वो जनता की तरफ हो, तो ऐसा संभव हो पाता है, जो कि बड़ी रेयर घटना होती है। और ऐसा तो था नहीं ओशो के समय में। तो अब उनको इतनी समझ नहीं थी, तो फिर कैसे कहें कि उन्हें कॉन्शियस की समझ थी, कैसे कहें कि वो जानते थे कि कॉन्शियस क्या चीज है। तो प्रेम जी कॉन्शियसनेस को आप सिस्टम के साथ कैसे रिलेट करते देखो, सीधी सी बात है, ये तो सबको समझ में आता है कि यहाँ सिस्टम किसके लिए बनता है, लोगों के लिए हैं? बनता है ना, लोगों के लिए, मतलब जो कॉन्शियसनेस है। और कॉन्शियसनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, ये भी समझ में आता है, सब एक ही जैसे नहीं है। हम्म। शारीरिक तौर पर एक जैसे नहीं है, मानसिक तौर पर एक जैसे नहीं है, इमोशनल तौर पर माने भावनात्मक तौर पर एक जैसे नहीं है, आत्मिक तौर पर एक जैसे नहीं है। चारों लेवल पर सबके अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर है, बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी विभिन्नता है। तो उन सबको जो व्यवस्था एड्रेस नहीं करती होगी सबको, तो वो व्यवस्था सबके लिए कैसे हो सकती है? और ऐसी व्यवस्था वही आदमी बना सकता है जो इस सारी वैरायटी को जानता हो। जो अल्टीमेट फ्रेम है कॉन्शियसनेस का, अल्टीमेट का मतलब है कि अब बाकी जितने छोटे छोटे कॉन्शियस के फ्रेम है वो सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं फिट होंगे। तो जो अल्टीमेट रूप से कॉन्शियसनेस को नहीं जानता, वो कैसे कोई ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकता है, नंबर एक, कैसे ऐसा तरीका तय कर सकता है कि जिससे वो बिना खचपच खून खच्चर के वो चीज आ जाए? क्योंकि खून खच्चर तो कौन करता है, लोग ही आपस में लड़ते हैं ना। हाँ, जब उनकी लोग कोई माने, बात पूरी नहीं होती सीधे तरीके से तो उसको यस यस, अपने। तो हाँ माने, लोग ही आपस में लड़ते हैं, तो माने इनको फिर मालूम ही नहीं है कि आप जिस ढंग से चल रहे हो उसमें लड़ाई होगी और लोग मरेंगे कटेंगे, इसका कोई समाधान नहीं उनके पास में। तो कैसे कहेंगे ये आदमी कॉन्शियसनेस को जानता था, बहुत बहुत ज्यादा गहरे से, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का, लेकिन उतने से तो सबके लिए व्यवस्था तो नहीं बन सकती ना उतने से ज्ञान से। जैसे कोई आदमी थोड़ी बहुत साइंस जान जाए तो इससे क्या मतलब, टेक्नोलॉजी पैदा कर देगा क्या? हम्म। इस नहीं कर सकता ना। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्थिति और परिस्थिति में इंसान कैसा बिहेव कर रहा है उन सब चीज का ज्ञान होकर तब हाँ, व्यवस्था ऐसी बने कि वो परिस्थिति का निर्माण ना हो जब वो अराजक हो या जब वो परेशान हो। यस यस यस, और ये फॉर्मूला टाइप रहता है। जैसे आप साइंस में भी जाएंगे, साइंस में और मैथ में, वहां वो चीजों को सबको देखते परखते हैं और उस हिसाब से एक फॉर्मूला बनाते हैं ना, और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से वो कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, वो एकदम फिट बैठती है। फिर बैठती है हाँ।
फिट बैठती है तभी बोलते हैं कि हाँ अब ये सूत्र हो गया। सूत्र मतलब अब ये फाइनल है, अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करो ये काम करेगा। तो इसका मतलब है कि वो उसके रूट तक जान गए हैं। रूट रूट तक जानने के बाद ही कोई चीज सूत्रबद्ध होती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होती। वो कहीं ना कहीं जो है काम करना बंद कर देगा कोई ना कोई परिस्थिति में। उसी प्रकार से ये कॉन्शियस का भी, अगर कोई इसको मूल से जानेगा तो उसे इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा कि ये किन परिस्थितियों में कैसे करेगा। ऐसा नहीं कि हर हर हर, हर कॉन्शियसनेस को जाके वो बाहर से चेक करेगा। उसको ही फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि अच्छा मूल में कॉन्शियसनेस ये है और इसलिए है और ये इसका उद्देश्य है और ये अब ये इस सारे से वो कैलकुलेट कर सकता है कि अगर ये परिस्थिति होगी तो ये इस लेवल की कॉन्शियस किस तरह से व्यवहारित करेगी। तो इसका मतलब है कि ये लोग कॉन्शियस को रूट से नहीं जान रहे थे, कहीं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कोई कभी कोई इनको कोई ग्लिम्स हो गए होंगे, कोई थोड़ा बहुत कुछ क्लिक कर गया होगा, कोई लॉजिक के बेस पे या कोई एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा बहुत कुछ क्लिक किया होगा। उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, इतना काम नहीं किया कि कम से कम जितना कोई व्यवस्था वगैरह बनाने के लिए पर्याप्त है उतना तो चाहिए मिनिमम। कि ठीक है अगर आप उतना कर लेते हैं तो फिर ठीक है, फिर करते करते भी और बहुत सारा कुछ आपको आ जाएगा, लेकिन एक मिनिमम जितना चाहिए उतना तो पहले आप करके चलो ना। ग्लिम्स के भरोसे जो है वो बस चल दिए ऐसे कि चलो भाई पहाड़ तोड़ेंगे, हार हाथ में खुरपी लेके चले के पहाड़ तोड़ेंगे। नहीं भाई, पहाड़ खुरपी से नहीं टूटता है। आपका जीवन दी एंड हो जाएगा, वो खुरपी से नहीं टूटता है। हाँ, पहाड़ के सामने आपकी खुरपी नहीं चलने वाली है। उसके लिए आपको पहाड़ को पूरा स्टडी कीजिए, उस जो ज्ञान है उसको पूरा स्टडी कीजिए और कुछ ऐसा निकालिए जिससे कि आप जो करना है वो कर सके और पहाड़ को भी दिक्कत ना हो। तो प्रेम जी कॉन्शियसनेस क्या है? मतलब लोग तो दो ही तरह के पाए जाते हैं, जो मतलब अभी तक हमें पता है कि बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, जो बुरे काम करते हैं और या हाँ अच्छे होते तो हैं। अब क्या कॉन्शियसनेस इसमें कैसे फॉर्मूला सेट होगा जब दो कैटेगरी के लोग मोटा मोटा समझ में आता है कि हैं एक जो कभी कुछ काम अच्छा नहीं करते हैं, एक जो है अच्छा काम करते रहते हैं, गुड और बैड। तो हाँ कैसे तो फॉर्मूला इस कैसे सेट होगा इसमें? जी तो इसका मतलब है कि एक तो इनको दो फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हाँ। मूल तक नहीं पहुंचे तो ये बहुत ऊपर से देख रहे हैं कि एक आदमी बुरे ढंग से बिहेव कर रहा है, एक आदमी अच्छे ढंग से बिहेव कर रहा है। तो इन्होंने देखा तो अब ये दो फॉर्मूले बनाएंगे, मतलब पहले ये जांचेंगे अच्छा कौन है बुरा कौन है, फिर ये वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं इनके पास कि कोई आदमी अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, कोई आदमी बुरा बिहेव क्यों कर रहा है। और समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब एक ही आदमी कभी अच्छा और कभी बुरा बिहेव करता है। हाँ। हाँ। जी तो बिल्कुल। तब भी इनको ये समझ में नहीं आया कि नहीं ये मूल नहीं है जहां पर वो खड़े हैं, मूल कुछ और है। उसको जानेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों कोई आदमी अच्छे या बुरे ढंग से बिहेव करता है, किस बात के लिए। कोई क्यों प्रेम जी मुझे तो लगता है कभी कभी किसी परिस्थिति में मैं बड़ा कभी कभी खुद से क्वेश्चन करती हूँ कि मैंने इसके साथ अच्छा बिहेव कर दिया, उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, तो मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ डिसऑर्डर है क्या? तो हाँ तीन फॉर्मूले नहीं, होने चाहिए फिर तो। हाँ वो तो फिर और इसीलिए इनके फॉर्मूले काम नहीं करते। इसीलिए ओशो क्या कहते थे, ओशो कहते थे कि उन्होंने अमेरिका को इसलिए चुना कि उनको ऐसा लगता था कि अमेरिका में तो लोकतंत्र है, वहां उनकी बात सुनी जाएगी फ्रीली। हम्म। हम्म। तो उनको यही नहीं समझ में आया भाई अभी लोकतंत्र नहीं है, अभी दल तंत्र है। लोकतंत्र आपने कहां से समझ लिया? हम्म। अभी तो लोकतंत्र है ही नहीं ना। लोकतंत्र जब होगा तो आपकी जरूरत ही नहीं बचेगी, जो आप करने गए थे वो करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। भाई लोकतंत्र का मतलब तो लोगों के हिसाब से हो गया ना। और फिर लोगों के हिसाब से सब जब चल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम? तो लोकतंत्र तो था ही नहीं है। उनको यही असेसमेंट करने में गलती होगी कि वो कि वहां कोई लोकतंत्र है। दूसरा के और ये उनके खुद के उद्गार हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई हम मैं कोई उनके बारे में अंदाजा लगा रही हूँ, उनके खुद के उद्गार हैं। उन्होंने खुद कहा था अपनी स्पीच में कई बार कि उनकी बात वेस्टर्न जगत में ज्यादा समझी जाएगी। हाँ जी। और उसमें उन्होंने अमेरिका को सबसे ऊपर रखा था और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को चुना था कि वहां से शुरू करेंगे ये तो ये बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और वही कारण बन गया उनके पूरा खत्म होने का, मतलब एकदम विपरीत रिजल्ट आया।
तो किस लिए आया? क्योंकि वो इसकी स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे, कॉन्शियसनेस की जो स्ट्रक्चर है उसको वो नहीं समझ सके, इसकी जो फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है, इसकी जो एग्जिस्ट करने की जो स्ट्रक्चर है, उसको वो नहीं समझ सके। तो उनसे ये सारे उनके जितने भी उन्होंने अंदाजे लगाए या जितने भी उन्होंने कैलकुलेशन किए अपने अंदाजे के बेस पे, वो सब के सब उल्टे निकल आए। और एक तो उनका खुद का तरीका ही नेगेटिव था, वो क्रिटिसाइज ज्यादा करते थे। उनके पूरे आप उसमें देखेंगे, टोटल स्पीच जो देखेंगे जो इन सब चीजों से संबंधित है, साधना वाली स्पीचेज छोड़ दें थोड़ा सा, तो बाकी जितने भी जो रिनोवेशन के तहत जितनी भी स्पीच है उनमें आपको 80-90% से ज्यादा क्रिटिसिज्म ही मिलेगा जी, धर्मों को छोटी लेकर, छोटी। हाँ, धर्मों को लेकर, पोप को फिलोसफीज को लेकर, लेकर। पॉलिटिशियंस को लेकर, जो उद्योगपति हैं उनको, मतलब हर जगह वो ऐसा करके बोल रहे थे जैसे ये लोग गलत हैं। हाँ। हाँ, ये इन सब पोस्टों पे जितने भी लोग पहुंच गए वो सब गलत है, कोई एक आध को छोड़ के। और, और ये नहीं सोच सके यार ऐसे कैसे हो सकता है, इन सारी जितने भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं इन सब पे गलत लोग ही पहुंच गए, कैसे? फिर भी इन्हें इन्हें संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि नहीं, चक्कर कुछ समस्या कोई और है, आदमी के अच्छे बुरे होने वाली समस्या नहीं। इसमें लगभग सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो पॉलिटिशियन बनने के पहले अच्छे खासे आदमी थे, भले आदमी थे भाई, तभी तो लोगों ने उनको चुना। नहीं तो लोग पागल हैं क्या कि एक मर्डरर को चुन लेंगे, एक रेपिस्ट को चुनेंगे क्या? बिल्कुल। हाँ। उन्होंने व्यक्तिगत लेवल पर लोगों के लिए कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, और ऐसा कुछ किया होगा जिससे लोगों को आशा लगी होगी कि अगर इस आदमी को हम बड़ी पोस्ट पर बिठाएं तो ये ऐसे ही वहां काम जारी रखेगा। हाँ। है ना? हाँ, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। हाँ, नहीं तो ऐसे कैसे कोई पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसे कैसे कोई जो है वो क्या बोलते हैं, वो छोटी छोटी मूंछों वाला था, क्या नाम था उसका, हिटलर। हिटलर। ऐसे कैसे कोई जो है राष्ट्र के टॉप लेवल में पहुंच जाएगा? हाँ, हिटलर हाँ, को तो डिक्टेटर माना जाता है, तानाशाह माना जाता है, पर उसका चुनाव किस बेसिस पे हुआ होगा? यस यस यस, चुनाव इसी बेसिस पे हुआ कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को जो निचला लेवल है उसमें वहां पे ये कुछ काम कर पाते हैं, क्योंकि लो लेवल पे संभव है भाई, थोड़े बहुत लोगों के लिए कुछ करना है तो हो जाता है। उससे बाकियों को आशा जगती है कि अगर ये थोड़े लोगों के लिए कर रहा है तो अगर इसको बड़ी पोस्ट पे बिठा दें तो ज्यादा लोगों के लिए करेगा। ऐसी एक नॉर्मल कैलकुलेशन आती है। इसका मतलब है कि वो लोग पहले कुछ अच्छा लोगों के, करके हाँ, कुछ अच्छा करने दिखा। के उन्मुख थे, उनकी इच्छा थी, मगर जब वो वहां आके देखते हैं और उनको पता चलता है कि भाई नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अभी तो हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है, इसलिए हमसे ज्यादा नहीं बन पड़ रहा। ये बात वो बोलते भी हैं कि भाई अगर मैं राष्ट्रपति होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सब कर देता, ऐसे ऐसे। यही बात तो ओशो भी बोल रहे थे कि अगर मुझे मेरे हिसाब से चलो तो सबको सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पता चला कि नहीं होता है ऐसे। ये ये तरीका नहीं है, ये तरकीब नहीं है। तो फिर जब उनको लगता है वहां जाके कि भाई ये तो न हो नहीं रहा है, तो फिर वो अपने लिए करना शुरू कर देते हैं। वही टर्निंग पॉइंट होता है उनके जीवन का। और फिर हम बोलने लगते हैं ये तो भ्रष्टाचार ही हो गई, ये तो बदल गया, पहले तो ऐसे तुम नहीं थे। जैसे शादी में बोलते हैं कि रमेश, शादी के समय तुम जैसे थे अब तुम वैसे नहीं रहे। जी। भाई नहीं नहीं रहेगा, क्योंकि शादी के वक्त जो स्थितियां परिस्थितियां थी वो अलग थी। तब तुम्हारा कभी कभार मिलना जुलना होता था जिसमें मजा ही आता था। तो अब जहां मजा ही आ रहा है तो वहां क्यों कोई खराब ढंग से बिहेव करे? अब जब राइट। शादी हो गई, एक साथ रहने लग गए, और जो बहुत सारी मैचिंग नहीं है एक दूसरे से, अब वो सारी ओपन होके आ रही हैं और उनसे दुख पैदा हो रहा है। अब कैसे रमेश एक जैसा रहे? और रमेश भी बोलता है कि तुम भी वैसी नहीं रही। वो कहती है नहीं मैं तो पहले जैसी हूँ। वो भी बोलता है नहीं मैं तो पहले जैसा हूँ। अरे तो फिर बदला क्या है? तो बहरहाल ऐसे ऐसे करके होने लगता है। तो ये जो है ये एक बड़ी समस्या रहती है, और ये सारी समस्या इसी वजह से है कि शीर्ष पर जो बैठे लोग हैं वो चेतना को नहीं जान समझ रहे होते, तो उस हिसाब से वो कोई व्यवस्था बना नहीं पाते, उनको कोई व्यवस्था कल्पित हो नहीं पाती, उनकी कल्पना में आ नहीं पाती कि भाई, क्योंकि किसके लिए व्यवस्था करें उसी का नहीं पता ना, जिसके लिए करना है। जैसे आपके बच्चे हैं, अगर आपको पता ना चले कि वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, तो आप उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे, आप बताइए मुझे। और जो करेंगी वो उनके लिए दुख पैदा करेगा कि सुख पैदा करेगा? उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को जानना जरूरी होगा, तभी उसके लिए कुछ अरेंजमेंट हो पाएगा।
यस, आप अपने बच्चों को जितना गहरे से जानते होंगे उतना बढ़िया से आप उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं? हम्म, अगर आप उन्हें ठीक से जानती ही ना हो तो तो मुश्किल कैसे होगा, उनकी व्यवस्था कंफ्यूजन करेंगे? होगा। हाँ, या उन्हें हम्म, किसी अनजान आदमी के पास में छोड़ के चले जाएं 1 महीने के लिए, कहीं आप जा रही हैं, ठीक है, कि भाई 1 महीना इनकी देखभाल कर लेना। अब उन्हें उन्हें कुछ नहीं पता इनके बारे में कि ये क्या, कैसे बच्चे हैं, किस लेवल के हैं, कैसे व्यवहारित करते हैं, क्या इनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, किस परिस्थिति में कैसे करते हैं। वो आदमी परेशान हो जाएगा, 1 महीने में उसके लिए नरक बन जाएगा, और वो कुछ नहीं कर पाएगा इनके लिए, तो उसकी वजह से इनके जीवन में नरक बन जाएगा, माने दोनों के जीवन में नरक हो जाएगा। बिल्कुल। हम्म, और कमी किस बात की है? जस्ट जस्ट इसी बात की है कि कॉन्शियसनेस को समझा नहीं गया। हम्म। नहीं नहीं तो दुनिया में संसाधनों की कोई कमी थोड़ी ना। हाँ, जैसे छोटे स्तर पे आपने एग्जाम्पल दिया कि माँ बाप को बच्चों की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से उनका अरेंजमेंट करते हैं। तो ये हुआ एक छोटा सा अरेंजमेंट। अब ये पूरे छोटा सा पूरा पूरे सा समष्टि लेवल पे अगर अरेंजमेंट करना है, तो कॉन्शियसनेस को समझना कितना जरूरी समझना है, पड़ेगा। ये अब हाँ, समझ में आ रहा क्योंकि उतने बड़े लेवल पे जो भी कोई राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो सबको पर्सनली तो जान नहीं लेगा कि कौन कैसा है। भाई माँ बाप तो बच्चों के साथ 24 घंटे रहते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये क्या चाहता है क्या नहीं, एक आइडिया रहता है। लेकिन जब अलग अलग रहते हो, दूर दूर रहते हो, तो अब पर्सनली आदमी नहीं समझ सकता ना। अब तो उसको ज्ञान में आना चाहिए ये बात। अगर उसको उस तरह का ज्ञान है तो वो वैसी व्यवस्था कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब केवल है। दो लोगों की बात नहीं है, दो बच्चों की बात नहीं है, अब 135-40 करोड़ की बात है, और पूरे विश्व की बात करें तो ये 7-8 अरब लोगों की बात है। हम्म। और तो इसके जो लिए कॉन्शियसनेस हिंदुस्तान में वर्क करेगी, वही कॉन्शियसनेस का पैटर्न हर जगह होगा, मतलब वैश्विक स्तर बिल्कुल पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मूल तो में एक फॉर्मूला कॉन्शियसनेस में जरा भी अंतर नहीं है, मूल में। हाँ, तो एक फॉर्मूला जो है विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, सबके लिए। यस यस यस, इसीलिए जो आपने जो व्यवस्था बनाई है वो वैश्विक स्तर की है, तो बस सबके लिए बेहतर। आप। जी जी। जी। और उसमें हर प्रकार का आदमी, वो चाहे जिस प्रकार का हो, हम्म, चाहे जिस प्रकार का वो सोच ले। मतलब इसीलिए ये अभी सबको जांचने के लिए भेजी हुई है कि भाई आप सब सोचो कि आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, क्योंकि आपको तो मालूम है ना कि आप कैसा जीना चाहते हो। हम्म, हम्म, आप देखो इसको जो भी आप इस व्यवस्था के बारे में सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, आप देखो कि आप जैसा जीना चाह रहे हो क्या जी पाओगे इस व्यवस्था में? अगर हम्म, लग रहा है कि जी पाओगे तो इसका मतलब है कि ये सबको एड्रेस कर देगी। बिल्कुल। और यही चेक करना है। और इसी को लोकतंत्र बोलते हैं, कि सब देखें। और जो जिस जिस भी स्थिति में है, सब देखें कि भाई क्या इसमें हम जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वैसी जी पाएंगे। अगर जी पाएंगे तो बढ़िया है, वो भी बिना किसी कष्टों के, बिना किसी दुख के, बिना किसी सफरिंग के। तो यही तो हम सब चाहते हैं कि जीवन में दुख बिल्कुल ना हो, और जितने भी प्रकार के सुख संभव है वो हमें जब हम चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें मिलते रहे। ये जो जानकारी है ये अब तक नहीं थी, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं था कि ये जानकारी हो, प्लस फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, और पॉलिटिक्स के बारे में, और सोशल जो है उसके बारे में, फैमिली जो है, क्योंकि ये सारे बदलने पड़ेंगे। जैसे अभी है वैसे नहीं चलेंगे। अभी जैसा सोशल स्ट्रक्चर है वैसा नहीं चलेगा। अभी जैसा फैमिली स्ट्रक्चर है वैसा नहीं चलेगा। अभी जैसा एजुकेशन सिस्टम है वैसा नहीं चलेगा। क्योंकि ये अभी हम्म, जितना भी ये सब कुछ है वो कॉन्शियसनेस के हिसाब से नहीं है। हम्म, और ये परिणाम से आपको दिख ही रहा है कि अगर ये कॉन्शियसनेस के हिसाब से होता तो सब मजे में होते ना, सबको वैसा परिणाम आ रहा होता। भाई अगर आपके हिसाब से हम्म, कोई आदमी कह रहा है कि ये व्यवस्था आपके हिसाब से है, और आप उसमें परेशान भी हो रहे हैं, तो फिर ये आपके हिसाब से कैसे होगी? हम्म, नहीं हुई ना फिर आपके हिसाब से। तो हम्म, परिणाम से भी सामने है कि अब तक जितनी भी स्टडीज आई हैं कॉन्शियसनेस के बारे में, वो पार्शियली ठीक हो सकती हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं से, मगर अगर उनको ओवरऑल आप हम्म, देखेंगे तो दे आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। हम्म, वो कोई ऐसा खाका नहीं रख पा रही है। मतलब अगर ये अलग अलग आदमी ने भी किया हम्म, होता कि ठीक है तुमने इतने दर्शन लिखे, ये सब लोग लिखा, तो कम से कम चलो तुम्हें दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं है,
तो लेकिन कम से कम कॉन्शियसनेस के बारे में तो स्पष्टता से लिख देते ना, बाकी ताकि कोई इकोनॉमिस्ट इसको पढ़ के उस तरह का इकोनॉमिक्स बना लेता, कोई पॉलिटिशियन इसको पढ़ के उस तरह का पॉलिटिकल मॉडल बना लेता, ये भी तो संभव था। लेकिन जब शुरुआत ही नहीं हुई है ठीक से, तो क्योंकि हर आदमी इन चीजों को पढ़ता ही है, हर आदमी बचपन से वो जिस भी रिलीजन में पैदा होता है उस रिलीजन के जो दर्शन है वगैरह है वो या तो सुनता रहता है, पढ़ता रहता है, उसको आइडिया रहता है उसका। और अगर उसका जरा भी इंटरेस्ट हो समस्याओं के समाधान में तो वो इन्हें स्टडी करने जाता है, उसका इंटरेस्ट ना भी हो तो भी स्टडी करने जाता है और उनको कंसीडर करता है। नहीं तो आप देख लीजिए जितने भी जो समाज सुधारक हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजन से और जो उनके दर्शन है उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे आप गांधी को देख लीजिए, चाहे विनोबा भावे को देख लीजिए, चाहे आप जिस मर्जी को भी देख लीजिए, वो कोई ना कोई दर्शन से जुड़े होते हैं। और बल्कि आपको आपको देखने मिलेगा वो उस दर्शन में थोड़ा बहुत हेर फेर भी करते हैं जो उनको कुछ समझ में आता है। तो मामला दर्शन से ही स्टार्ट होता है और दर्शन का मतलब है कि नॉलेज ऑफ द कॉन्शियसनेस, क्योंकि अगर दर्शन कॉन्शियसनेस के हिसाब से नहीं बनाया तो वो बेकार है, वो दर्शन किसी काम का नहीं, वो दर्शन नहीं है, वो फिर वैसे ही कल्पना है, बस काल्पनिक है। तो बेस ही काल्पनिक हो जाएगा, बेस ही दार्शनिक नहीं रहेगा। तो फिर उसके ऊपर जितनी बिल्डिंग बनेगी, जितना ढांचा बनेगा, जितनी व्यवस्था बनेगी वो उतने ढंग से काम नहीं करेगी, लोगों को सुख नहीं पहुंचाएगी, लोगों के खुद के जीवन में कंट्राडिक्शंस पैदा करेगी, एक परिवार के सदस्यों के बीच में विरोधाभास पैदा करेगी, कंट्राडिक्शंस पैदा करेगी, पड़ोसियों के बीच कंट्राडिक्शंस पैदा करेगी, गांव के बीच विरोधाभास पैदा करेगी, शहरों के बीच करेगी, स्टेटों के बीच करेगी, देशों के बीच करेगी। और आप देख ही रहे ऐसा कोई तल नहीं है जहां पर कन्फ्लिक्ट ना हो और उनके वजह से हमारा बहुत सारा समय, हमारा बहुत सारा श्रम जिसमें खर्च ना हो रहा हो। ऑलमोस्ट आधा, टोटल श्रम का आधा, लाइक 40 से 50% जो जीडीपी का बजट है वो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करने में खर्च होता है, आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी या इन सब चीजों की। तो और फिर भी कवर होता नहीं है, फिर भी नहीं कवर होता है, फिर भी भय बने रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई आई होगी कि इनका सबका जो रूट कारण है कि इस तरह की व्यवस्थाओं की खोज क्यों नहीं हो पाई, इस तरह की चीजों की खोज क्यों नहीं हो पाई। तो उसके मूल में यही है कि जिसके लिए आप व्यवस्था बना रहे हैं उसको ही नहीं जानेंगे तो फिर व्यवस्था में तो खामियां रहेंगी, वो तो फिर अटकल पच्चू से बनेगी ना, ऐसे ही जस्ट यूं ही कुछ भी कल्पना करके बनेगी। हाँ, और मतलब नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस आपने बताया ये प्राइमरी फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्शियसनेस की समझ होनी चाहिए, तभी वो डिजाइन हो पाएगा ऐसा सिस्टम। यस यस, तभी संभव। अभी तक अध्यात्म की ऐसी कोई अप्रोच नहीं रही कि कॉन्शियसनेस को काफी अच्छे से समझा हो और उस दिशा में काम हो। हाँ यस, इसीलिए आप देखेंगे अभी इन चीजों की ठीक से डेफिनेशन भी नहीं है। आप अगर जस्टिस की डेफिनेशन पूछने जाएं तो हर देश में अलग आपको अलग ढंग की डेफिनेशन मिलेगी। जस्टिस की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, प्रेम की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, आसक्ति की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, उसको नेगेटिव बताते हैं, आसक्ति खराब बात है, लोभ करना खराब बात है। अरे भाई लोभ करना खराब बात कैसे, इसकी वजह से तो आप सरवाइव कर पाते हैं, नहीं तो आप सरवाइव ही ना कर पाए, ये चीजें खराब कैसे। हाँ जी, स्वार्थी शब्द को ले लो, उसको भी तो नेगेटिव हाँ स्वार्थ के शब्द को ले लो, उसको नेगेटिव कर रखा है। ये उसकी कोई सटीक ऐसी कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। क्रोध की कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं, क्रोध मतलब लिया जाता है कि बस खराब चीज है, तामसिक प्रवृत्ति। हाँ मतलब यहाँ तक कि लोग ऐसी आशा करते हैं कि आपके सामने कोई बलात्कार कर रहा हो तो आप बड़े कूल ढंग से वहां जाइए और उसको कहिए महोदय आप ये क्या कर रहे हैं। महोदय कान पे मारेगा आपके और बोला साइड हो, फिर जाइए दूसरा गाल लेके, महोदय एक और मार लीजिए, बाद में बताइएगा आप ये क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी अपेक्षाएं रखते, साधु पुरुषों का मतलब ऐसा करेगा, जरा क्रोध नहीं, जरा ऐसे। और साधु भी है कि वो ऐसे करके दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, वैसे बनने के चक्कर में लगे रहते हैं, अंदर से क्रोध भी आ रहा होगा तो बाहर से जैसे शायद टपक रहा होगा ऐसा दिखाएंगे। और ये अपने आप को वैसा मिसमराइज ही कर लेंगे कि ठीक है क्रोध को
दवाई देंगे कि चाहे कोई गालियां बके, चाहे कोई जूते मारे आके, चाहे कोई कुछ भी करे, आप बस कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ऐसा अपने आप को वो कंडीशनड कर लेंगे, और लोगों को भी और लगेगा साधु यार की ये तो बढ़िया तरीका है, मतलब कोई जूते भी मार रहा है फिर भी आदमी को परेशानी नहीं हो रही। नहीं हो रही है, बस वो सहन कर रहा है, आपको दिखा नहीं रहा, क्योंकि अगर दिखा दिया तो वो साधु नहीं रहेगा, और साधु के चक्कर में जो उसको थोड़े बहुत सुख मिल रहे हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे, और बेइज्जती होगी अलग से। और अगर उसने और पूरा कंडीशन ये परिवारों कर में लिया है, भी फिर भी ये कोई जीवन तो है। नहीं है ना ऐसा। है, ये कोई जीवन हुआ? जी। नहीं, ये साधुओं की स्थिति नहीं है प्रेम जी, तो परिवारों में भी हम लोग को त्याग वगैरह की भावना दिखाते हैं, थोड़ा हाँ 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 सहिष्णुता हाँ, कई दिखाओ, थोड़ा जी, शेयर करो। उसमें भी हम हाँ, लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं इन सारी चीजों से। और यस, हम ना चाहते हुए भी हम उसको करते हैं, हमें अंदर से इच्छा करते नहीं हैं है फिर ये। भी हम उसको करते हैं। यस यस, सहन शक्ति बढ़ाओ। अरे हाँ, स्पिरिचुअल आदमी में तो बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है। अरे भाई इसकी जरूरत क्या है, मुझे ये तो बताइए भाई। मतलब समाज में अब बुराई बना के रखेंगे, उसका वो समाधान नहीं ढूंढेंगे, और उसका समाधान ढूंढेंगे कि हर आदमी को सहनशील बनाएंगे। ये क्या बात है? आपका इशारा इस तरफ है कि ये प्रवचन ना देके कि आप सहनशील बनो, वो मतलब वो इनटॉलरेंट क्यों है, उसके कारणों पे हमें बात करनी हाँ, इसके कारणों पे जाना चाहिए ना कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से परेशानी है। अगर वो चीज ठीक कर दे तो लोगों को ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है ना कि भाई सहनशील बनो, कि टॉलरेट करो। टॉलरेट क्यों करें? टॉलरेट करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? फिर तो आधी आधी रोटी खाओ, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी रोटी भी मत खाओ, पत्ते खा के जी लोगे, फिर सब कुछ टॉलरेट ही करो। फिर कुछ भी करने की क्या जरूरत है, फिर किसी व्यवस्था की क्या जरूरत है? किसी जानवर ने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारी टांग पकड़ लिया, अब टॉलरेट करो तो दर्द हो रहा है, खाने दो उसको। मतलब टॉलरेट करना तो मजबूरी वाली बात हुई ना, कि भाई ठीक है अभी हमारे पास समाधान नहीं है, कोई समस्या है तो ठीक है, उसका इलाज करने में लगे हैं, ढूंढने में लगे हैं, मगर अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ठीक है, मजबूरी है भाई, टॉलरेट करो। तो इस तरह से रखो ना इस सहनशीलता को, इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो? ये हाँ हाँ। मजबूरी वाला पक्ष है। गर्मी है, बिजली नहीं है, एसी का इंतजाम नहीं है, तो ठीक है तुम गर्मी सहन कर रहे हो, मगर इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो कि आह कितना महान आदमी गर्मी सहन कर रहा है, आ हा हा हा, कोई आके उसका बलात्कार कर रहा है पीछे से, आ हा, सब कुछ सहन कर ले रहा, आ हा हा, कितना महान आदमी है, कितनी महान आत्मा है। अरे भाई इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रही है? ये मजबूरी बोलो इसको, अगर बोलना ही है तो मजबूरी है। ठीक है अभी हमें उतना ज्ञान नहीं है, अभी हमारी व्यवस्था इतनी कंप्लीट नहीं है कि वो हमारे इस गर्मी का इलाज करे, इस बलात्कार का इलाज करे। तो ठीक है, इसको मजबूरी के रूप में रखो, इसको महानता के रूप में कहाँ रख रहे हैं? हम्म। क्योंकि महानता के रूप में रख दिया तो फिर तो हर आदमी जो एसी लगा भी सकता है वो भी गर्मी में बैठेगा महान बनने के लिए। एक महानता वाली डायरेक्शन शुरू हो जाएगी, झूठी और उस तरह की टाइप की। वो खुद भी अंदर से परेशान होंगे, और उनके चक्कर में कितने सारे लोग मिसगाइडेड होते हैं, और मिस डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन जो है गलत होती है। तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये होती चली आई हैं, और ये तब तक होती चली जाती रहती हैं जब तक कि ज्ञान नहीं कोई आदमी खोज के रख देता। जब कोई खोज के रख देता है तो तब ठीक है। जैसे जब तक नहीं खोजा था तब तक लोग बोल रहे थे कि सूरज जो है वो धरती के चक्कर लगाता है। जब ज्ञान खोज दिया, हाँ। साफ कर दिया, अब नहीं कोई बोलता, अब नहीं कोई बोलता कि सूरज धरती के चक्कर लगाता। हम्म। तो बस ये अज्ञान की बात रहती है कि समाज में कोई भी आदमी उस तरह का ज्ञान रखे, और फिर उस ज्ञान के आधार पर चीजें आने लगती हैं। जैसे स- वैज्ञानिकों ने ज्ञान खोजा तो उस पे ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में हाँ। कन्वर्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक विज्ञान ना कुछ कुछ खोज दे तो वो उसको फिर उसमें ये करके वो करके ऐसा करके उसको उपयोगी बनाते हैं जीवन के लिए, और फिर वो सब उसमें उसमें करते हैं कि हाँ भाई अब ये ठीक है। तो कोई चीज, कोई ज्ञान आ जाए, तो जैसे अब तक कॉन्शियस के बारे में तो ठीक से ज्ञान ही नहीं था, तो उसको लोग उस पर आधारित कोई चीजें बना नहीं पा रहे थे, उस पर आधारित व्यवस्था नहीं बना पा रहे थे, उस पर आधारित पॉलिटिकल मॉडल नहीं बना पा रहे थे, एजुकेशन मॉडल नहीं बना पा रहे थे। कुछ कुछ चीजें आ रही थी उनके समझ में। जैसे इंग्लैंड में जो है वहां की एक यूनिवर्सिटी में, वहां देखा कि भाई वहां लड़के और लड़कियों को अलग अलग हॉस्टल में वहां रखा हुआ था। मतलब एजुकेशन हम्म। तो कॉमन ही थी, मगर रहने के स्थान लड़कियों के अलग और लड़कों के अलग, दोनों के हॉस्टल अलग अलग थे। तो वहां पे एक ये
पता नहीं कौन सा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक ये वहाँ वहाँ पे एक फिलोसोफर था या एक साइकोलॉजिस्ट था। तो उसने वहाँ के प्रेस उसने देखा कि बच्चे जो है, लड़के लड़की सारा दिन जो है वो जुगत बढ़ाते रहते हैं एक दूसरे के हॉस्टल में घुसने की, और चूंकि ये अलाउ नहीं था तो, और जो वहाँ का प्रशासन था वो भी इस उसमें रहता था, मतलब बहुत सारा समय उनका भी खराब होता था, उनका भी खराब होता था। तो उसने एक तरीका सोचा, और उसने वहाँ के जो वार्डन है, प्रिंसिपल है, उनसे बात की। बोला कि भाई देखो, इनको ओपन छोड़ दो इस बात के लिए, इस पर कोई नियम ना लगाए जाए कि ये कब एक दूसरे के यहाँ आए, रात में आए जाए, एक दूसरे के यहाँ रहें, अलाउ कर दो, कोई उसके लिए जो है वो हुकूमत लगाओ। तो काफी बहस चली, और फिर बहस में ये पाया गया कि ठीक है, प्रयोग के लिए करके देख देख लिया जाए, अगर नहीं होता है तो फिर रिस्टोर कर लेना अपने पुराने में। तो वहां ये बात मानी गई, बच्चे बहुत खुश हुए, लड़के भी और लड़कियां भी। अब वो उन्हें जो कुछ करना था रात में कर लेते थे, अब वो दिन में फ्री रहते थे आराम से, मतलब पढ़ने के लिए अच्छे से कंसंट्रेट करते थे अपने विषयों में, जो भी उनके विषय थे। नहीं तो क्या होता था कि रात में अलाउ नहीं था, और फिर वो दिन में ताका झांकी करते रहते थे एक दूसरे की तरफ, उधर जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान नहीं देते थे। तो रिजल्ट बढ़िया आया, ऐसे करके वहां ये सेक्स ओपन हुआ है, जो आप यूरोप में देखते हैं और वो सब देखते हैं, वहाँ इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे प्रयोग हुए जो लोगों ने बाहर से देखे। और ये लोग अभी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और फिलोसफर में गिने जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे दो दो चार चार चीजें की हैं बस। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। हाँ, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो और आप देख सकते हो कि इसका कितना बड़ा जो है लाभ वहां मिला के, वहां कम से कम लोगों को ये सेक्सुअल में इतनी समस्या नहीं है कि सारे दिन रात इसी के बारे में सोचते रहे भारत की तरह, और ये इससे आगे ही ना बढ़े। हाँ, ये प्रेमजी जी, इसका भी फर्क होता है, जैसे गर्ल्स अलग पढ़ती हैं और बॉयज अलग पढ़ते हैं। और कोविड में पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं उनकी जो ब्रॉड माइंडेडनेस होती है, और जो अलग अलग पढ़े हुए होते हैं, जैसे गर्ल्स का अलग कॉलेज है या गर्ल्स का अलग स्कूल है, बॉयज का, उनकी जो परसेप्शन होता है वो, और जो कोविड में साथ में मिलकर पढ़ते हैं उनके परसेप्शन में काफी काफी अंतर देखा गया है। हाँ, उनका काफी है ये, जिसकी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अट्रैक्शन शायद बना वो, हुआ सा रहता है जो। हाँ। हाँ, शायद वो ह्यूम या सात्र इनमें से कोई था, अच्छा। वो वहाँ का ओके। प्रोफेसर था उस उस यूनिवर्सिटी में। तो बिल्कुल भाई भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज की अनअवेलेबिलिटी बना के रखोगे, और जो काफी महत्वपूर्ण है आदमी के जीवन में, तो आदमी उसमें अटकेगा ना फिर, जब तक उसे नहीं सॉल्व करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हाँ, तो जैसे फूड है, फूड भी इम्पोर्टेंट ही है, और कितने लोगों को यस, अवेलेबल नहीं है, तो जब वो अवेलेबल नहीं होता तो वो चोरी करते हैं, हाँ, चोरी करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, चोरी करके खाते चोरी हैं या भीख मांग चोरी लेते हैं, करते हैं, अलग या अलग वो ये तरीके से। सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कहाँ से अरेंजमेंट करूं, कुछ करूं, मतलब केवल खाने के चक्कर में इतना सब कुछ करते रहते हैं, जो कि अगर उन्हें इजीली खाना मिला होता तो इसके बारे में वैसे सोचने की जरूरत नहीं थी, और वो और किसी और चीजों के में सोचने के लिए फ्री होते, वहां से फॉरवर्ड हो जाते, आगे के एक स्टेप बढ़ जाते। और इस तरह से एक एक स्टेप बढ़ के तो यूरोप और वो पूरा जो पश्चिम जगत है वो इतना एडवांस हो गया साइंस में और उन सब में, और यहाँ भारत का अभी तक ब्रह्मचारी के चक्कर में पड़ा हुआ है। और वो भी जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाने के चक्कर में। अरे जिनको बनना है वो बने। अरे ये रूल क्यों बना दे रहे हो, मतलब जबरदस्ती क्यों ब्रह्मचारी बना रहे हो, जबरदस्ती काय के लिए? ये ऐसे ही जैसे जबरदस्ती किसी को समोसा खिलाने में लगे हुए हो, अब वो कह रहा है भाई नहीं चाहिए, उसकी इच्छा नहीं के। भाई खाना पड़े, हाँ, नहीं भाई खाना पड़ेगा, अरे भाई नहीं चाहिए, माफ करो बचा दो, अरे नहीं भाई खाना पड़ेगा, अच्छा मोक्ष ही दे दो फिर तो, भाई समोसा हटा लो, मोक्ष दे दो, नहीं चाहिए भाई ऐसी जिंदगी। हाँ अब ठीक है, देखो अब आई ना तुम्हारी समझ में कि समोसे में रस नहीं है। अरे भाई वो हाँ, जबरदस्ती खिला रहे हो, उसमें रस नहीं है, समोसे में तो रस है जिनको है, तुम जबरदस्ती खिला रहे हो उसे, उस समय नहीं है, इसलिए वो कह रहा है भैया मोक्ष ही दे दो, मार दो जान से, मत जीने दो मुझे। हाँ, मतलब व्यवस्था अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं सामने, त्याग है, मोक्ष है, ईश्वर बिल्कुल, प्राप्ति है, इस तरह की महिमा मंडित चीजें जो बातें समाज में स्थापित हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज एक अनुकूल व्यवस्था नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब
बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता नहीं, उसको त्याग त्याग करना सिखाने लगते हैं। वो बोलते साला ये क्या मतलब हुआ? अभी जीना शुरू हुआ नहीं है कि त्याग करवाना शुरू कर दिया। हाँ। भाई त्याग करने आए हैं क्या? फिर तो फिर पैदा ही काहे को करे थे? तुम ही बड़ा त्याग कर लेते कि हमें पैदा ही ना करते। ऐसी जनसंख्या ज्यादा लग रही थी तो ना पैदा करते ना, काहे के लिए पैदा किया? अरे चार आदमी ही रहते, उनके लिए तो ये पूरी प्रकृति कम ना पड़ती ना, फिर चार ही रहते। किसने कहा था कि तुम पैदा करे जा रहे हो? अब भारतीय को देखो, एक एक आदमी। इंतजाम के। अभी तो अभी तो कुछ कम हो गया, नहीं तो पांच पांच दस दस बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर उनको बचपन से सिखा रहे हैं त्यागी बनो। अबे पागल हो क्या? हम्म। त्याग काहे के लिए इस करवा रहे हो? तरीके इस तरीके से प्रेमजीत जी, वैसे थोड़ा बहुत मेरा भी अध्यात्म में रुचि रही है, मैं तो ओशो की पी रही हूँ। पर इस तरीके से कॉन्शियसनेस को समझना और उसका सिस्टम के साथ इस तरीके का मतलब नाता निकलेगा, ये बिल्कुल समझ अब तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। और जितने लोग इस डिस्कशन को सुन रहे होंगे, कदाचित उनके मन में भी इस टाइप की चीजें प्रश्न आ रहे होंगे, और वो हमारी बातों से वो कितना एग्री कर रहे हैं, कितना नहीं एग्री कर रहे हैं, वो मैसेज भी कमेंट भी कर सकते हैं। और जी जी। क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि लोगों का इस पर क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है। बिकॉज ये एक लेमैन आपने एक्सप्लेनेशन दिया है जो हम लाइफ में फेस करते ही हैं, हम रोज जी रहे हैं इस तरीके से। हम इसी तरीके से जी रहे हैं, हमारे माता पिता हमें कुछ बताते हैं, हमारे शिक्षक हमें कुछ बताते हैं, समाज हमें कुछ और तरीके से जीना बता रहा है। और हम अंदर से बड़ा ही फ्रैगमेंटेड फील करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ फील करते हैं। कभी जब इच्छाएं नहीं पूरी हो रही तो हम उसके लिए जिद करें कि ना करें, वहां त्याग वाली भावना रखें। जिद करें तो हम अराजक तो नहीं हो रहे, हम अनडिसिप्लिन तो नहीं हो रहे। ये सारी चीजें क्लैशेस चल ही रही है हम सबके लाइफ में। तो ये इसको रिलेट करना सिस्टम के साथ अब इजी लग रहा है। यही बात आप हम सब लोग मिलकर पहुंचाना चाह रहे हैं कि व्यवस्था जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो व्यवस्था में है। बाकी हम लोग जो कैटेगराइज हो रहे हैं अच्छे या बुरे में, या कभी अच्छे या कभी बुरे में, वो एक परसेप्शन मात्र है। सिस्टम का फॉल्ट है, एक तरीके सिस्टम का फॉल्ट है जिसकी वजह से हम ऐसे हाँ। कैटेगराइज हैं। ये बात तो समझ में आ गई। यस बिल्कुल भाई। जिसको आप बोलते हो कि वो आदमी बुरा है, और उसको देखो कि वो जो बुरा ढंग अपना रहा है, कोई भी वो काहे के लिए अपना रहा है? या तो किसी सुख को पाने के लिए अपना रहा है, या तो किसी समस्या से बचने के लिए अपना रहा है। उसका कोई और उद्देश्य है क्या इसके अलावा? या हमने भी जब कभी कभी कोई दाएं बाएं के मार्ग अपनाए हैं, तो वो या तो किसी समस्या से बचने के लिए, और या तो किसी सुख को पाने के लिए अपनाए। कोई और एम रहा है क्या वहां पे? आप बताइए, कोई और दिखता है क्या? तो समस्या से खुद को बचाना, नहीं। अपने परिवार को बचाना, या उन लोगों को बचाना जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, या उनकी सुखों के लिए कुछ करना, इसको कैसे गलत आप ठहरा देंगे? ये गलत तो खाली आप इसलिए बोल रहे हो ना कि वो जो मौजूदा व्यवस्था है, जो सबको सुखी नहीं कर पा रही, जो जो सबकी व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और वो आदमी उस व्यवस्था के रूल्स को तोड़ के और सुखी और वो सब होने का प्रयास कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि ये खराब आदमी है, ये बुरा आदमी है। यही तो कह रहे हो, यही तो बुराई की परिभाषा है। और तो काहे की क्या क्या बुराई की परिभाषा है? कहाँ से ये आदमी बुरा है, राक्षस है, ऐसा ये कहाँ से डिफाइन हो रहा है? ये इसी बात से तो डिफाइन हो रहा है ना कि आपने जो व्यवस्था बनाई है वो उसको उसकी जिंदगी को एड्रेस नहीं कर पा रही है, तो वो फिर दाएं बाएं का रास्ता अपना रहा है, और फिर आप उसको जो है बुरा बता के, और या तो समाज में बेइज्जत कर रहे हो या जेल में ठूंस दे रहे हो, बजाय ये देखने के कि भाई आपकी जो व्यवस्था है वो अपर्याप्त है, वो नहीं सबकी जिंदगी को एड्रेस कर पा रही है। उसमें कमी खोजने की बजाय, उसको दुरुस्त करने की बजाय, उसमें करेक्शन करने की बजाय, और आदमी को बुरा घोषित करके और उसको डाकू और ये और भ्रष्टाचारी और वो और ऐसा बोल के और जेल में ठूंस के और सोचते हैं कि हो गया काम। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, आवाज तो आ रही है, तो इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं आज का। फिर अगले वाले उसमें बताएंगे कि इसका जो नया इकोनॉमिक्स है, जो नया अर्थशास्त्र है, वो कैसा है, जो इन सारी समस्याओं का जो बेस है उसको एड्रेस करता है, और उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को दूर करता है, और जो सभी सुखों की जड़ है उसको वहां स्टेब्लिश करता है।
जी। जी, ठीक तो है, इस फिर बात अगले एपिसोड में हम इस बात को समझेंगे और अभी जी, भी वो प्रश्न वही का वही है प्रेमजीत जी, कि पैसा नहीं तो फिर क्या? तो उसको हाँ, बिल्कुल। पैसा नहीं तो कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, पैसा नहीं तो फिर क्या, धन नहीं तो क्या है, इसमें भी बड़ी लोगों की उत्सुकता होगी। तो हाँ, आज भी बिल्कुल इस होगी एपिसोड में उससे। हम इसी प्रश्न के जी, साथ जी, उनको छोड़े, लेकिन आज की इस एपिसोड में एक चीज बहुत अच्छी रही। हम सभी लोग एक बात तो समझ गए हैं कि नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, जो इसका ज्ञान है कॉन्शियसनेस का, चेतना का, ये कितना जरूरी है एक अच्छी व्यवस्था देने की। पर हम आगे भी जी। बातचीत करेंगे। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। प्रेमजी जी, आपको भी धन्यवाद। जी, 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 बिल्कुल और आगामी उसमें इसके बारे में भी बताएँगे कि कॉन्शियस जो है वो एक्चुअली है क्या, कैसे व्यवहार उसके बारे में पूरा जो इसके भी 2, 3, 4 जो भी अब एपिसोड चलेंगे वो भी चलेंगे। इसके बारे में भी आप जी, जो आने वाले एपिसोड हैं उनमें आप जानेंगे अच्छे से, गहराई से और इस तरह से जानेंगे कि अपने अंदर कन्फर्म भी करेंगे वैसा कि हाँ यार ऐसा ही तो है। ऐसा नहीं कि खाली सुना-सुनाया हाँ, और ऐसा वाला ज्ञान हो, कन्फर्म करेंगे, सुनते-सुनते कन्फर्म करेंगे। जी। जी। तो ठीक है ठीक है, थैंक यू सभी को। प्रेमजी सभी जी, आपको दर्शकों भी को थैंक यू। नमस्कार जी। जी, जी। नमस्कार।